राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। एक कंपनी है जो कि कपड़ों का बिजनेस करती है, टी शर्ट्स वगैरह उनको मैन्युफैक्चरिंग करवाती है और फिर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचती है। यही एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रही है। ये वाली कंपनी फोरकास्ट स्टूडियो नाम है कंपनी का। अब इस वीडियो के थ्रू हम लोग कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं। बेसिक डिटेल्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एंड आईपीओ के अंदर में बेसिक डिटेल्स जो है वो भी हम समझने की कोशिश इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो हमें 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है, जिसमें हम अप्लाई कर पाएंगे और 80 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है। और आपको एक आईपीओ फाइल एक लोड के साथ में कम से कम 1,28,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कंपनी 37 करोड़ 44 लाख रुपीज उठाना चाह रही है मार्केट से, लोगों से, जनता से। और ये सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जाने वाले हैं। और कंपनी जो अपनी पूरी वैल्यू यहाँ पर लगा रही है वो लगभग लगा रही है 140 करोड़ 64 लाख रुपए। सो अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की थोड़ी बेसिक डिटेल्स की बात करें तो कंपनी मेनली जो अपना प्रोडक्ट बेचती है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेचती है। और कंपनी का जो मेन ब्रांड है उसका नाम है FTX। और अगर FTX को हम सर्च करते हैं तो अमेजोन पे रेटिंग्स भी ठीक हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स भी ठीक हैं और काफ़ी इसकी जो रेटिंग है वो ठीक है, प्राइस भी ठीक है। प्राइस थोड़े से लोअर वर्जन के अंदर में ही आती है। और फ्लिपकार्ट, अमेजोन अच्छी खासी सेल FTX ब्रांड की हो रखी है। बट तो दूसरे ब्रांड्स कंपनी क्लेम कर रही है, दूसरे जो ब्रांड्स हैं ये एक तो ट्राइब और कॉन्टेनो। ट्राइब जो कि वीमेंस वियर है और कॉन्टेनो जो किड्स वियर है जो ये कंपनी बता रही है। तो ये दोनों को ही हमने सर्च करने की कोशिश किया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, बट हमें इनकी ज़्यादा कुछ इतना मिला नहीं। बट एक जो ब्रांड है FTX, इसका हमको अच्छा खासा मिला, इसकी अच्छी खासी सेल होती हुई दिख रही है मार्केट के अंदर में। बट एडिशनली अगर बात करते हैं अब आज के दिन कंपनी के 50,000 पिन कोड्स के ऊपर अवेलेबल। दैट मीन्स कि अगर आप ऑनलाइन बेचते हो तो 50 अब ऑल ओवर इंडिया के जो पिन कोड्स होते हैं उनको ऑलरेडी कवर कर ही लेते हो, क्योंकि ये सारी जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा ये जो है ये अलाउ करती हैं। वो थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अब कंपनी के पास में आज के दिन 1200 SKUs हैं, मतलब इतने टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती है, साइजेस वगैरह मिला के सब कुछ। तो 1200 SKUs हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है बट ठीक ठाक लिस्ट है, फिर भी मानी जा सकती है। कंपनी SME सेगमेंट में आ रही है, छोटी कंपनी है, सो छोटे सेगमेंट के अंदर में ही आईपीओ लेके आ रही है। 68 एम्प्लॉइज कंपनी बोल रही है आज के दिन हमारे पास में हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है, क्या रीज़न है कि कंपनी के जो लोग हैं वो अपना मालिकाना हक जो है कंपनी के अंदर में देने को तैयार हैं। तो किस पैसे के बदले में, 80 रुपये पर शेयर के बदले में। तो कंपनी का मेन रीज़न यहाँ पर बताने का कोशिश किया है, इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो फंडिंग, जो इनके पास में एक वेयर हाउस है उसको इन्हें 1.5 करोड़ रुपए लगा के ठीक करवाना और अपग्रेड करवाना है और अच्छा करवाना है, बढ़िया। दूसरा जो 13 करोड़ रुपए कंपनी को पेमेंट करना है, किस चीज़ का, लोन का। लोन कहाँ पे है, कितना लोन है, 28 करोड़ का लोन है एज पर 29 फरवरी 2024 पास, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा के अकॉर्डिंग 28 करोड़ का, जिसका अच्छा खासा लोन पेमेंट करना है। नेक्स्ट 12 करोड़ रुपए कंपनी को और खर्च करने हैं, कहाँ पर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, की कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो लोन के अंदर में है। अगर हम लोग लोन के, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट के अंदर में है, जिसके जो कि एक साइकिल बंधी हुई है, उस साइकिल के हिसाब से, राइट। तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अच्छी खासी बनी हुई है और कंपनी के पास में इन्वेंट्री भी अच्छी खासी पड़ी हुई है। तो पैसे और साइकिल बनाए रखने के लिए और अच्छे से मैनेज करने के लिए जो बढ़ने वाली जो सेल है, अपकमिंग जो वर्किंग कैपिटल है, इंक्रीजिंग, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, इंक्रीजिंग, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो ये बेसिक रीजंस हैं, अच्छे रीजंस हैं। कंपनी को आगे फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने में, प्रमोट करने में आसानी होगी अपने आप को। आई सपोर्ट दीज रीजंस। नेक्स्ट अगर देख, अब थोड़ा सा RHP के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, कंपनी का RHP रीड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब कंपनी की जो मेनली कंपनी खुद भी बोल रही है कि हमारी 80% जो सेल है वो FTX के थ्रू ही आ रही है, FTX ब्रांड के थ्रू आ रही है। बाकी जो सेल है, दो जो हमने बात किया था, कॉन्टेनो एंड ट्राइब, उनके थ्रू हमें कुछ खास मिला नहीं। तो कंपनी हो सकता है कि ऑफलाइन ज़्यादा बेचती हो या फिर फेसबुक्स के थ्रू ज़्यादा बेचती हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेचती हो। तो वहाँ पर क्या है कि हमने ट्राई नहीं किया देखने का। क्यों ट्राई करना, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी मैनिपुलेटेड। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर में रेटिंग्स को मैनिपुलेट कर पाना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बट इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। मुश्किल है भाई, मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा गलत निकल गया मुँह से, मुश्किल है। इसलिए हम इनको ज़्यादातर वो तवज्जो देते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट को भी थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा आसान है मैनिपुलेट कर पाना, बट अमेजोन को मैनिपुलेट कर पाना थोड़ा काफ़ी मुश्किल है। उसकी रेटिंग्स वगैरह को वो तो सीधा बैन ही कर देते हैं।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं, थोड़ा सा और आरएसपी के ऊपर नजर डालते हैं। तो ओके, तो कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं उनका नाम है शैलेश अग्रवाल, जिनके 41 साल के बंदे हैं और अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि 2010 की खुली हुई एक कंपनी है। अगर यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं 2010 से अब तक का अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास में हो चुका है। एंड नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस वगैरह नहीं है प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स के ऊपर में। खुद के ऊपर में एक केस है जो कि टैक्स रिलेटेड है, जिसमें कंपनी को नुकसान हो सकता है 2 करोड़ 30 लाख का। अगर ये कंपनी टैक्स, वो जो केस है टैक्स रिलेटेड, वो अगर हार जाती है तो इतना नुकसान हो सकता है, कंपनी को पे करना पड़ सकता है टैक्स। यहाँ पर कंपनी का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। जो भी प्रोडक्ट्स है, टी शर्ट्स, पजामे वगैरह जो भी बेचती हैं अमेजोन के थ्रू या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर मैन्युफैक्चर करवाते हैं। और करवाते ही नहीं है, खुद की ब्रांड के लिए नहीं करवाते, दूसरे ब्रांड्स के लिए भी करवाते हैं। तो एक बिचौलिए का रोल भी प्ले करती है कंपनी, राइट। कि एक तो खुद की ब्रांड का ठप्पा लगवा के बनवाए, साथ में दूसरी ब्रांड्स के ठप्पे लगवा लगे उनको भी बेचते हैं कि तुम भी लो भाई, राइट। और फिर अपने पास में, इनके पास में वेयर हाउस है जहाँ से फिर ये सप्लाई करते हैं। सो अच्छा बिजनेस मॉडल है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में पड़ना, किसी को 2 रुपये दे दो, वो संभाले जो मैन पावर। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में घुस गए तो फिर आपको वर्कफोर्स को संभालना पड़ेगा जो कि उसको काम कर रही है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग वाली। तो वो उस मैन पावर को संभाल पाना हर किसी के बस की बात है नहीं। साथ में पैकेजिंग वाला इस मैन पावर को भी संभालना पड़ता है कि स्टोर करना, बट उस मैन पावर के मुकाबले इस मैन पावर को संभालना फिर भी आसान है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, ये थर्ड पार्टी। अब मेनली जो कंपनी की सेल होती है वो थर्ड पार्टी ब्रांड ओनर्स, उनके ठप्पे लगवा लगवा के उनको बेच देना माल आधा पर्दा उनकी ब्रांड के अनुसार। बाकी होलसेलर्स को भी बेचती है कंपनी और थ्रू ऑनलाइन रिटेलर्स बेचती है, जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी। मेनली जो कंपनी की सेल आ रही है वो होलसेल बिजनेस से आ रही है, साथ में ही वाइट लेबलिंग से भी। वाइट लेबलिंग जो कि कंपनी दूसरी ब्रांड का ठप्पा लगा के उनको बेच रही है अपना ही माल। और ये हो गया थ्रू ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, कंपनी ऑनलाइन के थ्रू माल बेचती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी। कंपनी के जितने भी लोगोज हैं, जो ट्राइब है, कॉन्टेना है, FTX, ये सारे के सारे कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड हैं अंडर ट्रेडमार्क एक्ट। कंपनी के पास में जो भी वेयर हाउस, जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस या जो भी कंपनी ले रही है, वो सब के सब लीज पर हैं। नथिंग कंपनी ओन्स एज ऑफ नाउ। कोई भी प्रॉपर्टी के नाम पे कंपनी कुछ भी ओन नहीं करती है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी की RSP के ऊपर, बैलेंस शीट और उनके ऊपर नज़र डाल देते हैं थोड़ा सा। लास्ट में फिर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कंपनी को ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में उसके साथ में। अब देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर आए तो 58 करोड़ की बैलेंस शीट की साइज़ है 58। उसमें से पैसा मैक्सिमम कहाँ से आया हुआ, 19 करोड़ रुपया तो जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, जिसको हम रिजर्व बोलते हैं, प्रॉफिट कमा कमा के इकट्ठा किया या फिर इन्वेस्टर्स ने लगाया कंपनी के अंदर। 24 करोड़ रुपया जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, कि कंपनी ने इसी साल के लिए जो रेवेन्यू होता है, क्योंकि कंपनी का मैक्सिमम जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में अटक जाता है, कि माल तो चला गया बट अभी पैसा आया नहीं, क्योंकि होलसेलर्स को भी कंपनी बेचती है, वाइट लेबलिंग भी करती है। तो ऐसे केसेस में तो अब पैसा का तो माल है वो तो कंपनी तो चलती रहनी चाहिए आगे, तो उस कंपनी को चलते रहने के लिए कंपनी को लोन उठाना पड़ता है फिर, क्योंकि कैश से होता है सारा काम। तो लोन अच्छा खासा है कंपनी को, जो इसी साल कंपनी को चुकाना है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी का और पैसा कहाँ से लगा हुआ है, तो ये है माल उठा रखा है बट पेमेंट नहीं कर रखा है अभी, और करंट लाइबिलिटीज़ हैं और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं कि कंपनी को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए प्रोविजंस अलग से रखे हुए हैं। अब ये पैसा लगा हुआ कहाँ है, तो मेनली पैसा एक ट्रेड रिसीवेबल में फंसा हुआ है और एक इन्वेंट्री के अंदर में लगा हुआ है, मतलब माल पड़ा हुआ है बना बनाया। और जो 8.5 करोड़ रुपए ये दिख रहे हैं, ये कंपनी ने FD करा के रखी हुई है अपने नाम पे, काम आएगी कभी। अब वो कब कब आएगा वो कभी जाने, पता नहीं कब आएगा, बट FD करा के एक सिक्योर कर रखा है कंपनी ने खुद को। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इनकी एक साइकिल बंधी हुई है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, जिसको अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड, ये कंपनी की साइकिल बंधी हुई है लेस देन 6 मंथ्स, नथिंग टू वरी देयर। एंड नेक्स्ट अगर देखते हैं 21 करोड़, अब ये हो गया FD करवा रखा है और ये जो है कंपनी का माल पड़ा हुआ है। तो बैलेंस शीट की भी ठीक ठाक है। और ये कंपनी के पास में जो मशीनरी वगैरह हैं जो कि काम आती हैं कंपनी के कुछ चीज़ें मेंटेन करने के लिए अपने आप को वेयर हाउसेस के अंदर में, या फिर कोई अगर जैसे बटन वटन टूट गया या फिर और चीज़ें, टी शर्ट का ख़राब हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया तो उसको ठीक करने के लिए, तो ये जो मशीनरी कंपनी खुद की रखी हुई है इन्होंने, उसके जो एसेट्स हैं उसको 1.5 करोड़ के 1.25 करोड़ के आसपास की वैल्यू है उनकी आज के दिन। तो ये कंपनी का पूरा एनालिसिस आपके सामने हो गया है। अब देख लेते हैं
थोड़ा सा रेवेन्यू साइज वाइज देख लिया जाए यहाँ पर, तो कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो देखो बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी फ्यूचर में लोन अच्छा खासा चुका देगी तो ये फाइनेंस कॉस्ट घट के नीचे आ जाएगी। तो 53 लाख की फाइनेंस कॉस्ट है जो कि 10 लाख के आसपास में पहुंच जाएगी, या 10-15 लाख के आसपास में। तो यहाँ पर कंपनी को 35-30-35 लाख का अगर इतना ही रेवेन्यू करती है अगले साल भी, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बचने की उम्मीदें हैं। अब थोड़ा सा हमें देखना होगा कंपनी को कंपेयर करके दूसरी कंपनी के साथ में, दैट इज आदित्य बिरला। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इसी का कंपनी ने अपने पीयर ग्रुप में नाम दिया है। इसके साथ कि ये जो काम करती है वही काम हम करते हैं, ऐसा कंपनी बोल रही है, सिमिलर। तो अब यहाँ पे ये कंपनी कितना पी और पीबी रेशियो निकाल के हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये कंपनी इस साल लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 5.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, और वैल्यू जो लगाई 140 करोड़ की। तो उस हिसाब से कितने पैसे हुए, ये लगभग 28 का पी रेशियो निकल के आता है, 28 का नहीं सॉरी 20 का आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, 2022 के आसपास का। उसको अगर हम कंपेयर करते हैं आदित्य बिरला फैशंस के साथ में, तो यहाँ पर इसका जो निकल के आया है वो है ही नहीं, क्योंकि कंपनी नुकसान कर रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं आदित्य बिरला फैशंस पिछले काफ़ी टाइम से सिर्फ नुकसान ही नुकसान, खैर इन्होंने नुकसान ही किया है आज तक, 2019 के बाद में इन्होंने कभी प्रॉफिट किया ही नहीं आदित्य बिरला फैशंस ने। फिर भी इसका जो स्टॉक प्राइस है ना वो देखो आसमान छू रहा है, पता नहीं किस बेसिस पे छूते रहते हैं आसमान। खैर इस बात के ऊपर भी एक बार वॉरेन बफेट ने कहा था कि लोग लास वेगस क्यों जाते हैं जुआ खेलने के लिए, लोग कहाँ कहाँ से जुआ खेलने के लिए यहाँ आते हैं। तो ऐसे लोगों को से उम्मीद किया जाए कि स्टॉक प्राइसेस को सही वैल्यू पे बाइंग एंड सेलिंग करेंगे लोग, तो उम्मीद करना बेकार है। इसीलिए तो वॉरेन बफेट उनकी किताब में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी का पीबी रेशियो, तो इस आदित्य बिरला का है 7.5 का पीबी रेशियो, और इसका है नेटवर्थ है 19 करोड़, और कंपनी उठा रही है लगभग 37 करोड़ रुपए। तो ये लगभग हो जाएंगे कितना, 55 करोड़, राइट, खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। सो इसी को अगर हम लोग करते हैं पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, 2.6 2.7 का आसपास का आता है, जिसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू भी ठीक लगाई है, कमाई भी कंपनी ठीक कर रही है, और फ्यूचर के अंदर में एज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कंपनी फ्यूचर में और अच्छा कमाई कर सकती है। देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस। अब ध्यान रखने वाली बात यह कि कंपनी नथिंग ओन्स एज ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग वाइज देखा जाए तो, एंड सब कुछ रेंट पर है। बाकी कंपनी एक धंधा कर रही है, एक बिजनेस मॉडल बना लिया है, कंपनी के पास में अच्छी खासी रेटिंग्स हो गई हैं प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेसेस के ऊपर में, एक साइकिल बनी हुई है, चेन बनी हुई है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंपनी एक्सपीरियंस है। तो उसकी अगर वैल्यू लगाई जाए, जितना हिसाब से कंपनी रेवेन्यू कर रही है उस हिसाब से ठीक वैल्यू मुझे लग रही है। सो लॉन्ग टर्म में बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस और द पीपल हु आर रनिंग द बिजनेस, उनके बेसिस के ऊपर में मुझे लॉन्ग टर्म बिजनेस अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे एक दिक्कत और नज़र आ रही है, वो ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग उनके पास में सिर्फ 60% ही स्टेक रह जाने वाला है, वो भी इतनी छोटी कंपनी के लिए। तो अगर बड़ी हो जाती है तो हो सकता है कि वो सब्सिडरी या फिर साइड बिजनेस दूसरी कंपनी खोल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर दें, क्योंकि इनके पास में यहाँ पर स्टेक कम है। तो आगे हो सकता है बायबैक भी कर लें। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक इट्स गुड, एंड अभी भी बिजनेस अच्छा है, एंड दे आर डूइंग गुड। सो आई एम होपफुल इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेंस की मुझे ठीक ठाक उम्मीद लग रही है इस कंपनी से। लगभग अगर इस जीएमपी अगर 70% से ऊपर रहता है तो आई थिंक अच्छी खासी लिस्टिंग गेन हो सकती है। ओके, ऑलरेडी 70% से ऊपर है, तो अच्छी खासी लिस्टिंग की उम्मीद है। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।